काले आसमान के नीचे खड़ा मास्टर पुष्कर को हराने का तरीका सोच रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि चांद पर चंद्रवंशियों की ताकत दुगनी हो जाती है। मास्टर ने कभी नहीं सोचा था कि जो चांद पृथ्वी से इतना खूबसूरत दिखाई देता है वो असल में अंदर से इतना खौफनाक होगा। चांद में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। पृथ्वी की तरह आसमान नीला नहीं बल्कि काला था। तेज चल रही हवाओं के साथ जमीन पर बड़े बड़े धूल के गुब्बारे उठ रहे थे और तभी उस धूल से भरी आंधी को चीरता हुआ पुष्कर मास्टर की तरफ तेजी से बढ़ा। मास्टर पुष्कर के इस आकस्मिक वार से चौंक गया था। वो खुद को बचाने के लिए झुका पर चांद के कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से मास्टर खुद को संभाल नहीं सका। इसी मौके का फायदा उठाकर पुष्कर ने मास्टर के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार इतना तेज था कि मास्टर के मुंह से खून निकलने लगा। मास्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को संभालते हुए कहा, अब लग रहा है किसी चंद्रवंशी से लड़ रहा हूं। क्या बात है पुष्कर, मजा आ गया। बहुत सुना था हड़प्पन सभ्यता से निकले उन 5 कबीलों के बारे में। सुना था चंद्रवंशी कबीले को सुंदरता और निडरता विरासत में मिली है। तेरी बेटी की सुंदरता और राहुल की निडरता देखकर यकीन हो गया कि लोग सच ही कहते थे। अपनी बेटी का नाम मास्टर के मुंह से सुनते ही पुष्कर गुस्से से लाल हो गया। पुष्कर ने चीखते हुए कहा, पर तूने ये नहीं सुना कि एक चंद्रवंशी 1000 शैतानों पर भारी पड़ता है? पुष्कर जानता था इस समय मास्टर कमजोर है, इसीलिए मास्टर अपनी रणनीति के तहत पुष्कर को बातों में तब तक उलझाए रखना चाहता था जब तक मास्टर को पुष्कर को हराने का तरीका नहीं मिल जाता। पर पुष्कर भी ये मौका खोना नहीं चाहता था। पुष्कर ने तुरंत ही अपने एक हाथ में भाला ताना और बिजली की रफ्तार से मास्टर की तरफ आगे बढ़ा। मास्टर पुष्कर की फुर्ती देखकर भौंचक कर रह गया। निश्चित ही चांद का वातावरण पुष्कर के लिए मददगार साबित हो रहा था। पुष्कर ने मास्टर के नजदीक पहुंचकर अपनी पूरी ताकत से मास्टर की गर्दन की तरफ भाला घुमाया। पुष्कर का वार सटीक था। वो भाला मास्टर की गर्दन काटने ही वाला था कि तभी मास्टर पुष्कर की आंखों के सामने से गायब हो गया। पुष्कर चांद पर पसरे घनघोर अंधेरे में भी ठीक ठाक देख पा रहा था, पर चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद भी मास्टर का कोई नामो निशान नहीं था। और तभी मास्टर की गूंजती हुई आवाज ने कहा, पुष्कर, मानना पड़ेगा, चांद पर आते ही तूने मेरे छक्के छुड़ा दिए। अगर जरा भी मेरा ध्यान भटकता तो मेरी जान ले लेता यार। प्लानिंग तो तेरी बहुत बढ़िया थी, पर एक चुन्नू सी गलती हो गई तुझसे। चांद पर होता है घना अंधेरा, और क्या है ना, मास्टर और अंधेरे का अजीब सा कनेक्शन है। ताकत मिलती है मुझे अंधेरे से, और मेरा यही अंधेरा एक दिन पूरी धरती पर हमेशा के लिए छा जाएगा। पर अफसोस, तू तो ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा यार। पुष्कर मास्टर की बात ध्यान से सुनते हुए मास्टर को खोजने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पुष्कर के ठीक पीछे अंधेरे से निकलकर मास्टर ने अपनी खूनी तलवार पुष्कर के सीने में घोंप दी। पुष्कर के मुंह से खून के छींटे निकलते ही वो चांद की जमीन पर बेसुध गिर गया था। पुष्कर की हार से चांद पर अचानक हवाएं तेज चलने लगी थी। वहां के काले पहाड़ थर थर कांपने लगे थे। ऐसा मंजर था मानो पूरा चांद पुष्कर की हार का गम मना रहा था। पुष्कर ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए मास्टर से कहा, मास्टर, तेरा घमंड और दुनिया पर राज करने का जुनून ही एक दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। और देखना, एक दिन तेरी मौत किसी चंद्रवंशी के हाथों ही होगी। मास्टर को पुष्कर का ये श्राप कतई अच्छा नहीं लगा। गुस्से से चीखते हुए मास्टर ने पुष्कर की गर्दन पर अपनी तलवार घुमाई और एक ही झटके में पुष्कर का सर धड़ से अलग हो गया। मास्टर ने पुष्कर को हरा तो दिया था, पर जिस मकसद के लिए मास्टर ने चंद्रवंशियों पर हमला किया था वो अभी भी बाकी था।
अब बस मास्टर को धरती पर वापस जाकर उस चांद के टुकड़े को किसी भी हाल में हासिल करना था। उसी चांद के टुकड़े को अपने हाथों में लिए सरिता असमंजस की स्थिति में थी। उसका कबीला हार चुका था। चंद्रवंशी योद्धा जख्मी थे, जिन्हें बचाने के लिए राहुल और लेखा हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। राहुल की उदारता और साहस देख सरिता ने राहुल को अपने पास बुलाया और उसे चांद का वो टुकड़ा दिखाते हुए कहा, राहुल, ये चांद का टुकड़ा हम चंद्रवंशियों की ताकत का स्रोत है। हर बुरा इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। हम सब की तरह तुम भी एक चंद्रवंशी हो, इसीलिए इसकी रक्षा करना अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। राहुल इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने सरिता से कहा, मैं तो सिर्फ एक मामूली इंसान हूं। मैं अपने पापा को नहीं बचा पाया तो इस चांद के टुकड़े की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? मुझे माफ कीजिए, मुझसे ये काम नहीं होगा। सरिता ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बहादुरी हर चंद्रवंशी के खून में होती है और तुम कोई आम इंसान नहीं हो राहुल। तपस्या और मन की आराधना से तुम भी चंद्रवंशियों की ताकत हासिल कर सकते हो, अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हो और इस कबीले की रक्षा अब तुम ही कर सकते हो राहुल। अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, थाम लो इस चांद के टुकड़े को अपने हाथों में। सरिता की इस बात को सुनकर लेखा के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उसने जब से राहुल को देखा, एक अजीब सा अपनापन उसे राहुल में नजर आता था। पर राहुल की प्राथमिकता इस वक्त इन चंद्रवंशियों को किसी सुरक्षित स्थान ले जाकर उनकी जान बचाने की थी। राहुल ने जख्मी चंद्रवंशियों को अपने साथ चलने के लिए कहा तो सबने राहुल की बात मानने से मना कर दिया था। उनमें से एक चंद्रवंशी योद्धा ने जख्मी हालत में उठते हुए राहुल से कहा, हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे कबीले के राजा का हुक्म होगा। तुम भले ही चंद्रवंशी हो, पर इस कबीले के राजा अभी भी पुष्कर ही है। राहुल ने उन चंद्रवंशी योद्धाओं को मनाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने राहुल की एक नहीं सुनी। राहुल ने पलटकर सरिता से कहा, आप इन सबको कहिए कि मेरे साथ चलें, यहां ज्यादा देर रुके तो हम सब मारे जाएंगे। पर राहुल की बात काटते हुए सरिता ने राहुल से कहा कि ये लोग सच कह रहे हैं, ये हमारे कबीले का रिवाज है। हम सब वही करते हैं जो कबीले का राजा कहता है। अपने राजा के लिए हम मर जाएंगे, पर अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। भले ही राहुल को ये रिवाज ढकोसला लग रहा था, पर चंद्रवंशियों को अपनी इस प्रथा पर नाज था। राहुल की लाख कोशिशों के बाद भी घायल चंद्रवंशी वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। सरिता ने राहुल की बेबसी देखते हुए कहा, एक तरीका है, अगर तुम इस कबीले के राजा बन जाओ तो सारे चंद्रवंशी वही करेंगे जो तुम कहोगे। राहुल ने बिना झिझक कहा, इन लोगों की जान बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। सरिता ने गहरी सांस ली और लेखा का हाथ पकड़कर राहुल के हाथ में थमा दिया और कहा, कबीले का राजा बनने के लिए तुम्हें लेखा से शादी करनी है। शादी का नाम सुनते ही राहुल दंग रह गया। आयशा के अलावा वो किसी से शादी करने की सोच भी नहीं सकता था। शालिनी भी चौंक गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि राहुल आयशा से कितना प्यार करता है। किसी भी कीमत पर राहुल लेखा से शादी के लिए नहीं मानेगा। राहुल ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सरिता ने कहा, बस यही एक तरीका है तुम्हें कबीले का राजा बनाने का। जब तक तुम राजा की बेटी लेखा से शादी नहीं कर लेते, कोई भी चंद्रवंशी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। सोच लो राहुल, सबकी जान बचाने का अब यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। एक तरफ राहुल अपने कबीले वालों की जान बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वहीं दूसरी तरफ राहुल आयशा से किया अपना वादा किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहता था। राहुल असमंजस में था। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और। राहुल सरिता को शादी के लिए साफ मना करने ही वाला था कि तभी शालिनी राहुल का हाथ पकड़कर उसे उन चंद्रवंशियों से दूर ले गई और उसने राहुल से कहा, राहुल, कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच लो। इन बेकसूर लोगों की जान अब तुम्हारे हाथों में है। राहुल ने शालिनी पर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या करूं? क्या करूं मैं? भूल जाऊं अपनी आयशा को? दे दूं उसे धोखा, जिसे बचाने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था? तुम नहीं जानती शालिनी, मेरे बिना वो जी नहीं पाएगी। शालिनी ने भी राहुल से कहा,
तुम भूलो मत राहुल, आज ये चंद्रवंशी कबीले की जो हालत हुई है उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। मास्टर तुम्हारी मदद से ही इनकी गुफा में घुस पाया और इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जब मौका मिला है तुम्हें अपनी गलती सुधारने का, तो तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो। शालिनी के लाख समझाने के बाद भी राहुल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, पर शालिनी की बातों का राहुल पर इतना तो असर हुआ था कि अब राहुल भ्रमित हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आयशा को धोखा देकर इन चंद्रवंशियों की जान बचाए या अपने प्यार के लिए इन मासूम लोगों को इसी तरह मरने के लिए छोड़ दे। दूसरी तरफ आयशा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस राहुल की जान बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रही थी, वो राहुल इस वक्त उसे लेकर दुविधा में फंसा हुआ था। बस आयशा को इतना पता था कि राहुल की जान बचाने वो किसी भी हद तक जा सकती थी। अतीत में आयशा ने ये सिद्ध करके भी दिखाया था, जब राहुल को बचाने के लिए आयशा खुद की जान लेने से भी पीछे नहीं हटी। पर इस वक्त आर्यन की हवेली में बैठी आयशा नहीं जानती थी कि जिस आर्यन पर वो इतना भरोसा करती थी, उसके दिमाग में कुछ और ही शैतानी खेल बुन रहा था। आर्यन ने आयशा को नाइट गाउन पहने हॉल में आने के लिए कहा। आयशा ने भी बिना सवाल किए आर्यन की बात तो मान ली, पर वो इसके पीछे का कारण अब तक नहीं समझ पाई थी। आर्यन हड़प्पन सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए अपने सामने 10 से ज्यादा पुस्तकें फैलाए उनका अध्ययन कर रहा था। तभी उसकी नजर छोटे से गाउन में असहज महसूस कर रही आयशा पर पड़ी। आयशा उस लाल गाउन में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसे इस हाल में देख आर्यन का मन मचल रहा था। आयशा ने तभी आर्यन से कहा, तुमने जैसा कहा मैंने वो कपड़े पहन लिए, पर समझ नहीं आ रहा ऐसा करने से हम राहुल को कैसे ढूंढ पाएंगे। आर्यन ने आयशा के पास आकर अपने हाथ उसके कंधे पर रखे और आयशा से कहा, आयशा, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो कि मैंने जो भी कहा तुमने बिना सवाल किए मान लिया। तुम बस मेरा यकीन करो, मैं जो करने वाला हूं उससे राहुल दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास चला आएगा। आयशा ने आर्यन की बात काटते हुए कहा, आर्यन, मैं तुम पर भरोसा तो करती हूँ, पर मैं जो भी कर रही हूँ वो बस राहुल के लिए कर रही हूँ। प्लीज इसका और कोई मतलब मत निकालना। आर्यन ने हामी भरते हुए आयशा को एक कुर्सी पर बैठा दिया और एक मोटी सी रस्सी से उसके हाथ पांव बांधने लगा। आयशा ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो आर्यन? तुम पागल हो गए? आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसी खूबसूरत को देखकर कोई भी पागल हो जाएगा आयशा, पर डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्यन करना क्या चाहता है। वो बस इतना जानती थी कि आर्यन कॉलेज के टाइम से ही उसका बेस्ट फ्रेंड रहा है। कभी भी परिस्थिति में आर्यन ने आज तक आयशा को धोखा नहीं दिया था। आयशा आर्यन पर भरोसा तो करती थी, पर फिर भी हाथ में रस्सी बंधवाना आयशा को बहुत अटपटा लग रहा था। आर्यन ने तुरंत ही आयशा के दोनों हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए थे और फिर अपने कमरे से आर्यन एक कैमरा स्टैंड लेकर बाहर आया और उस स्टैंड पर कैमरा लगाकर आयशा के सामने रख दिया। आयशा अब थोड़ा घबराने लगी थी। तभी आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम जानती हो आयशा, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूं वो कर सकता हूं। ये सुनकर आयशा की आंखें फटी की फटी रह गई और तभी आर्यन ने जोर से हंसते हुए कहा, आयशा डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगा वो सब इस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये कहते हुए राहुल ने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ने लगा। आयशा की स्थिति से अनजान राहुल लेखा से शादी करने के लिए अभी भी दुविधा में था कि तभी अचानक से रेगिस्तान में तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते रेगिस्तान में धूल का बवंडर बन गया था। राहुल हैरान था, पर शालिनी अच्छी तरह से जानती थी कि ये दस्तक थी उसके आने की, और वही हुआ भी। रेत के बवंडर से निकलता हुआ मास्टर कच्छ के रेगिस्तान की जमीन पर आ खड़ा हुआ था। चंद्रवंशियों के बीच राहुल को खड़ा देखकर मास्टर चौंका नहीं, पर हैरान जरूर था। मास्टर ने राहुल से कहा, ओ राहुल, मेरे जिगरी यार, तुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं।
देख, जो चंद्रवंशी तुझे मारना चाहते थे उनका मैंने क्या अंजाम दिया। अपने दोस्त का बदला लिया है मैंने। पर राहुल ने मास्टर की एक भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। मास्टर को घूरते हुए राहुल ने कहा, जब मैंने नरकदूत को हराने में तुम्हारी मदद की थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मासूम लोगों की इस तरह जान लो। तुमने मुझसे भी झूठ कहा, मेरा भी फायदा उठाया। तुम मसीहा नहीं हो मास्टर, तुम एक शैतान हो, शैतान। राहुल की बात सुनकर मास्टर गुस्से से चिल्लाया और हवा में उड़ते हुए कहा, हाँ हूं मैं शैतान। हाँ, दिया मैंने तुझे धोखा, तो मेरा क्या बिगाड़ देगा तू राहुल? हट जा मेरे सामने से, मुझे किसी भी हाल में चांद का वो टुकड़ा चाहिए। राहुल ने मास्टर के सामने खड़े होकर कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मास्टर। मास्टर ने हंसते हुए कहा, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला राहुल? राहुल ने मास्टर की आंखों में घूरते हुए कहा, इस चंद्रवंशी कबीले का राजा। राहुल का यह ऐलान सुनकर सिर्फ मास्टर ही नहीं बल्कि सभी चंद्रवंशी हैरान थे। शालिनी के चेहरे पर खुशी और परेशानी एक साथ झलक रही थी, क्योंकि वो जानती थी राहुल के लिए मास्टर को रोक पाना आसान नहीं होगा। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर राहुल अब क्या करने वाला है।